Hello students, this is Pratima Bahura. Today we are going to talk about the paper first of BSc part third, that is ecology. A term is derived from a Greek word oikos, meaning house or place to live. इकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से oikos से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है हाउस या घर या ऐसी जगह जहाँ पे रहा जा सके. इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट्स. वास्तविकता में इकोलॉजी शब्द जो है वह ऐसा अध्ययन है जो कि ऑर्गेनिजम्स और उसके एनवायरमेंट के बीच के रिलेशंस के बारे में जाना जाता है. ब्रॉडली स्पीकिंग देयर हाउसेज, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अबाउट देयर हाउसेज, यानी ऑर्गेनिजम्स जिन हाउसेस में रहते हैं उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं. इट इज़ द साइंस ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट्स. यह एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके एनवायरनमेंट की इंटर रिलेशनशिप को का अध्ययन करती है. द लाइफ एंड द एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट. जीवन और उसका एनवायरनमेंट आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है. इफ देयर वर नो लाइफ ऑन द अर्थ, its environment today have been quite different. यदि अर्थ के ऊपर अगर लाइफ नहीं होती तो शायद जो आज एनवायरनमेंट है वह कुछ भिन्न प्रकार का होता. Conversely, if the environment had not changed, the earth would have been devoid of many animals and plant species which inhabit it now. अगर एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता तो अर्थ जो आज जिसके अंदर कई एनिमल्स और प्लांट्स स्पीशीज नहीं है तो वह नहीं पाई जा सकती थी जो कि आज उपस्थित हैं. इकोलॉजी इज कंसर्न विद द बायोलॉजी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशंस टू द एनवायरनमेंट. इकोलॉजी वास्तव में बायोलॉजी ग्रुप का एक ऐसा समूह है जो कि ऑर्गेनिजम्स के समूह के बारे में और उनके एनवायरनमेंट के बारे में और एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स के समूह के रिश्ते के बारे में अध्ययन को कहते हैं. द टर्म ऑटोइकोलॉजी refers to the study of the individual organisms or of populations of single species and their relations to their environment. ऑटो इकोलॉजी का एक ऐसा शब्द है जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के या सिंगल स्पीशीज या उसके पॉपुलेशन के अध्ययन के बारे में एंड द रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, या उनका जो रिलेशन है एनवायरनमेंट से उसके अध्ययन को ऑटो इकोलॉजी कहते हैं. वास्तविकता में ऑटो इकोलॉजी जो शब्द है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के संबंध में अध्ययन या सिंगल स्पीशीज, एक पॉपुलेशन की जो सिंगल स्पीशीज है उसका एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशन है उसके अध्ययन को ऑटो इकोलॉजी कहते हैं. द कॉन्ट्रास्टिंग टर्म साइनो-इकोलॉजी refers to the studies of the group of organisms associated to form a functional unit of the environment. इसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी शब्द ऑटो इकोलॉजी का साइनिकोलॉजी. यह साइनिकोलॉजी शब्द वास्तव में यह स्टडी है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ में क्या संबंध है उसको साइनिकोलॉजी कहते हैं. या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं एनवायरनमेंट का, उसके अध्ययन को हम साइनिकोलॉजी कहते हैं. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
may be associated in 3 different level of organizations. जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं उन्हें हम जो है 3 विभिन्न प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं. पहला है पॉपुलेशन, सेकंड इज कम्युनिटीज एंड थर्ड इज इकोसिस्टम. In ecological usage, a population is a group of individuals of any one kind of organisms. Population, इकोलॉजी में पॉपुलेशन शब्द का मतलब है इंडिविजुअल का एक समूह, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का एक समूह या एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का एक समूह जो कि पॉपुलेशन कहलाता है. A group of individuals of a single species, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि एक सिंगल स्पीशीज के इंडिविजुअल्स, उनका जो समूह है वह पॉपुलेशन कहलाता है. A community in the ecological sense, a biotic community includes all the populations occupying a given defined physical area. कम्युनिटी जो शब्द है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी एक शब्द है, दैट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए बायोटिक कम्युनिटी. इसके अंदर वह सभी पॉपुलेशंस आती हैं जो कि एक निश्चित फिजिकल एरिया के अंदर, जो एक निश्चित एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, दैट इज इंक्लूडेड इनटू अ बायोटिक कम्युनिटी. तीसरा शब्द है एन इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कम्युनिटी प्लस द फिजिकल नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. तीसरा शब्द जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर जो कम्युनिटी है वह सम्मिलित है. कम्युनिटी के साथ में फिजिकल एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी सम्मिलित किए जाते हैं. तो all the ecosystems of the earth in turn comprise the biosphere. जितनी भी इकोसिस्टम्स हैं अर्थ पर, उन सभी को सम्मिलित करके बायोस्फीयर का निर्माण होता है. Returning to our definition, ecology can be more precisely defined as the study of the ecosystems. हम सार गर्भित शब्दों में या इसका इस इंट्रोडक्शन का सारांश निकालें तो यह निकलेगा कि वास्तविकता में इकोलॉजी क्या चीज़ है. इट इज़ एज द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम्स. जितने भी इकोसिस्टम्स इस धरती पर मौजूद हैं उन सभी का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है. अब अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी. इसके बारे में हालांकि हिस्ट्री यूँ तो देखें तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि द वर्ड इकोलॉजी it is of recent coinage, having been first proposed by the German biologist Ernest Haeckel. सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने शब्द इकोलॉजी काम में लिया था, जो कि 1869 में लिया गया. बिफोर दिस many of the great men of the biological renaissance had contributed to the subject, even though the label ecology was not in use. इससे पहले काफ़ी जगह जो है बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस में इसका इकोलॉजी का काम हुआ. कई काम साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, लेकिन शब्द इकोलॉजी सबसे प्रथम अर्नेस्ट हैकल ने ही इस चीज़ को यूज़ किया. अर्नेस्ट हैकल ने ही इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम यूज़ किया. नाउ द इकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू two main headings. First, the plant ecology, and secondly, the animal ecology. Broadly, plant ecology and animal ecology दोनों जो है थोड़ा सा डिफरेंस है,
प्लांट की इकोलॉजी का अध्ययन करना, यानी कि प्लांट जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट को और प्लांट्स का क्या संबंध है उस एनवायरनमेंट से, उसके बारे में पढ़ना। और दूसरे शब्दों में एनिमल्स का और एनिमल्स के एनवायरनमेंट का एनिमल्स से क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ना। इट इज़ नोन एज एनिमल इकोलॉजी। हालांकि एनिमल्स और प्लांट्स साथ ही एक ही स्थान पे रहते हैं, तो दोनों का इकोलॉजी तो काफ़ी कुछ एक जैसी ही है, लेकिन दोनों को हम अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ते हैं, प्लांट इकोलॉजी एंड एनिमल इकोलॉजी। फर्दर इकोलॉजी इज ऑफन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, आगे इकोलॉजी के खूब डिविजन्स होते हैं। पहला है ऑटो इकोलॉजी, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि इकोलॉजी की वह ब्रांच जो एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करती है, दैट इज़ नोन एज ऑटो इकोलॉजी। सेकेंड ब्रांच है साइनिकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज़ और एंटायर पॉपुलेशन, यानी जितनी भी कम्युनिटीज़ है या संपूर्ण पॉपुलेशन के अध्ययन को साइनिकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। It deals with the interrelationship between plants and animals, and this forms the basis of the community. यह ब्रांच जो है प्लांट्स और एनिमल्स के इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन करती है और वास्तविकता में यही एक बेसिस है कम्युनिटी के बनने का। तीसरा है इकोलॉजी का ब्रांच, दैट इज हैबिटेट इकोलॉजी। This branch of ecology depends on the study of habitat and their effects on the living organisms on earth. यानी कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर हैबिटेट में और उस हैबिटेट का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अध्ययन को हम हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, क्रॉपलैंड इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी, फ्रेश वाटर एंड मेराइन इकोलॉजी एक्सेट्रा। तो हैबिटेट इकोलॉजी हम विभिन्न तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट का अध्ययन करना, यानी फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, उसको फॉरेस्ट इकोलॉजी कहेंगे। ग्रासलैंड इकोलॉजी, यानी जो ग्रासलैंड में जो ऑर्गेनिजम्स हैं और उसका एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, दैट इज़ नोन एज ग्रासलैंड इकोलॉजी। क्रॉपलैंड इकोलॉजी, यानी एक कोई खेत है, उस खेत में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और खेत में जो वेजिटेशन है उसका उसके एनवायरनमेंट से उसका क्या संबंध है, दैट इज़ नोन एज क्रॉपलैंड इकोलॉजी। एंड डेजर्ट इकोलॉजी, आप लोग डेजर्ट में रहते हैं तो डेजर्ट इकोलॉजी से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं। फ्रेश वाटर एंड मेराइन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर यानी पॉन्ड, लेक, उनका लेक में रहने वाले या पॉन्ड में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट से उनका क्या संबंध है, दैट इज़ नोन एज फ्रेश वाटर इकोलॉजी। एंड मेराइन इकोलॉजी, जो समुद्री जीव जंतु हैं उनका उनके एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और एनवायरनमेंट का उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस इकोलॉजी के अध्ययन को मेराइन इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द मैनर ऑफ ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वह एक अध्ययन है बिटवीन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि विभिन्न ग्रुप्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल उनके ग्रोथ की, वृद्धि की क्या दर है, कैसी ग्रोथ होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में कैसे है। यह सभी अध्ययन पॉपुलेशन इकोलॉजी में किया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज डेमिकोलॉजी। नेक्स्ट है इकोसिस्टम इकोलॉजी।
It deals with the study and analysis of ecosystem, including soil formation, nutrient cycle, energy flow, and productivity. इकोसिस्टम इकोलॉजी यह अध्ययन है इकोसिस्टम के एनालिसिस का। जैसे कि हम इकोसिस्टम का एनालिसिस किन हेडिंग्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल एनवायरनमेंट की कैसे है, एनर्जी फ्लो एनवायरनमेंट में कैसे होता है, और एनवायरनमेंट की प्रोडक्टिविटी क्या है। यह सभी इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम इकोलॉजी में अध्ययन किए जाते हैं। पैलियो इकोलॉजी नेक्स्ट हेडिंग है। पैलियो इकोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन देयर एनवायरनमेंट इन जियोलॉजिकल पास्ट, यानी पूर्व में एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका एनवायरनमेंट से क्या संबंध था, दैट इज नोन एज पैलियो इकोलॉजी। It helps us to trace the gaps in the evolutionary lines and the origin of various groups of plants and animals. यह ब्रांच पैलियो इकोलॉजी हमें जो इवोल्यूशनरी लाइंस में जो गैप पाए जाते हैं उन गैप्स के अध्ययन को हम ट्रेस कर सकें, और वेरियस ग्रुप्स जो हैं यानी विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसका हम ट्रेस निकाल सकें, या वह अध्ययन कहाँ से हुआ है, यह सब हम पैलियो इकोलॉजी में पढ़ते हैं। पैलियोंटोलॉजी एंड जियोलॉजी आर द बेसिक सोर्स ऑफ दिस ब्रांच। पैलियोंटोलॉजी एंड जियोलॉजी इस ब्रांच के जो है बेसिक सोर्सेज हैं। फॉसिल्स आर द चीफ सोर्स ऑफ आवर स्टडी। फॉसिल्स जो चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं, फॉसिल्स, वह इसका अध्ययन के मुख्य घटक हैं। रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बरीड एंड प्रिजर्व्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ द ग्लेशियल ड्रिफ्ट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम इन्वॉल्व्ड। जो ग्लेशियल ड्रिफ्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स जो बीच में इन ड्रिफ्ट्स के बीच में लेयर्स के बीच में आ जाते हैं, यह हमें वास्तविकता में इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितना टाइम बीत चुका है इन पिछले गुजरे हुए टाइम में, कितना समय लग चुका है। नेक्स्ट हेडिंग है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में हम जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिजम्स के परिवर्धन में उनके क्या क्या फंक्शनल जो है आस्पेक्ट पे फ़र्क पड़ता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। It also includes the survival of population as a result of the functional adjustment of the organisms with the different ecological conditions. यानी जो है पॉपुलेशंस जो है फंक्शनल ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एडजस्टमेंट कैसे होता है डिफरेंट पॉपुलेशंस का, या सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन यानी कोई पॉपुलेशन उस एरिया में कैसे सर्वाइव करती है, या फंक्शनल एडजस्टमेंट उस ऑर्गेनिज्म का क्या होता है जबकि इकोलॉजिकल कंडीशंस जो है भिन्न भिन्न प्रकार की हैं फिर भी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी। इट इंक्लूड्स द इकोलॉजी ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स एज इंसेक्ट इकोलॉजी, एवियन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, इनवर्टिब्रेट इकोलॉजी एक्सेट्रा। तो टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी यानी अलग अलग ग्रुप्स में हम जो है कैसे अलग अलग ग्रुप्स की इकोलॉजी कैसे पढ़ सकते हैं, यानी इंसेक्ट एक अलग ग्रुप की इकोलॉजी कैसे पढ़ें, एवियन इकोलॉजी कैसे पढ़ें, इस तरह से हम विभिन्न ग्रुप्स को एक अलग कड़ी मानकर या अलग पॉपुलेशन मानकर उसका टैक्सोनॉमिक अध्ययन कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्शन इकोलॉजी इज कंसर्न विद द gross and net production of different ecosystem
लाइक फ्रेश वाटर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। यानी प्रोडक्शन इकोलॉजी का अध्ययन जो है वह हम ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन के रूप में करते हैं। यानी डिफरेंट इकोसिस्टम्स के उसका, उस एनवायरनमेंट का, उस पॉपुलेशन का क्या प्रोडक्शन है, ग्रॉस प्रोडक्शन क्या है और नेट प्रोडक्शन क्या है, इसके रूप में करते हैं। द प्रोडक्टिविटी इज measured both in gross and net values। प्रोडक्टिविटी जो है वह ग्रॉस और नेट वैल्यूज में दोनों में ही प्राप्त की जा सकती है। द टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज कॉल्ड ग्रॉस प्रोडक्शन। सम्मिलित ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी ग्रॉस और नेट को दोनों को मिला दें तो ग्रॉस प्रोडक्शन आएगा। वाइल द एक्चुअल गेन आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड नेट प्रोडक्शन। लेकिन वास्तविकता में एक्चुअल गेन कैसे होगा? जब हम एक्चुअल गेन में से, एक्चुअल गेन तब प्राप्त होगा जब हम ग्रॉस प्रोडक्शन में से जो लॉस है रेस्पिरेशन के द्वारा, जब हम रेस्पिरेशन का लॉस निकाल देते हैं तो नेट प्रोडक्शन हमें प्राप्त होता है। स्पेस इकोलॉजी इज द यंगेस्ट ब्रांच ऑफ द इकोलॉजी and is concerned with the development of the partial or completely regenerating ecosystem for supporting life of man during long space flights or during extended exploration of extraterrestrial environment। स्पेस इकोलॉजी में यानी कि लाइफ, मैन की लाइफ कैसे सपोर्ट होगी जब लॉन्ग स्पेस फ्लाइट्स पे व्यक्ति जाता है, जबकि इतना एक्सटेंडेड एक्सप्लोरेशन होता है ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट है जीन इकोलॉजी इज कंसर्न विद द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पीशीज और पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। यानी जेनेटिक मेकअप किसी स्पीशीज़ का या पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट से रिलेशन क्या रखता है, दैट इज़ नोन एज जीन इकोलॉजी। It deals with the origin and inheritance of adaptations in plants and animals। यह वास्तविकता में यह ब्रांच जो है वह एडेप्टेशंस का ओरिजिन और इनहेरिटेंस कैसे होती है प्लांट्स और एनिमल्स में, उसका अध्ययन जो है जीन इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी डील्स विद द मैन्स इफेक्ट ऑन द बायोस्फीयर and the implication of these effects on man। मैन का यानी मनुष्य का इफेक्ट बायोस्फीयर पे पड़ता है और इसका इम्प्लीकेशन जो है मैन पे क्या होता है, इट इज़ नोन एज ह्यूमन इकोलॉजी। इट डील्स विद द एनवायरनमेंट ऑफ मैन। यह एनवायरनमेंट ऑफ मैन के रूप में अध्ययन किया जाता है।